अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका डॉक्टर नईम आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप सबको रमज़ान की मुबारक हो और एडवांस ईद मुबारक भी हो। 3 दिन पहले मैंने ट्रैवल किया व्याड़ी से मियाँ चन्नू। तो पहली जो फसल देखी वो मकई की थी। इसकी वीडियो शामिल है। अगर किसी पौधे पे जिंक डेफिशिएंसी हो तो आपकी फसल का जो कद है वो एक जैसा नहीं होगा, ऊंचा नीचा, और साथ टिलरिंग का भी फर्क होगा। अगर टिलरिंग वाले चावल या गन्नों में तो गन्ना है तो दूसरा फसल आपकी उसका रंग यकसां होगा, जिंक डेफिशिएंसी हो तो। अगर साथ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी भी हो तो जिन जगहों पे फसल का कद छोटा होगा वहाँ रंग पेल, खट्टा, पीला और कद भी ऊंचा नीचा होगा। और ख़ुसूसी तौर पे जो नीचे वाले पत्ते हैं, पुराने पत्ते हैं, वो नोकों से जलेंगे और किनारों के साथ जलते जलते अंदर को जाएंगे और पत्ता सारा जल जाएगा। और इन पौधों का जो तना है वो भी नाजुक और कमज़ोर होगा और पतला होगा, मोटा नहीं होगा। ये 3 निशानियां हैं। फसल पीली होगी, तना पतला होगा, मोटा नहीं होगा, पुराने पत्ते नोकों से जलेंगे और तने की तरफ जलते जलते जाते जाते आखिर जल के ख़त्म हो जाएंगे। तो जिंक डेफिशिएंसी है तो साथ टिलरिंग भी कम होगी। अगर अकेली जिंक डेफिशिएंसी है तो फिर सिर्फ पौधों की हाइट कम ज़्यादा होगी और टिलरिंग का फर्क होगा। तो जब कोई फसल रूटिंग स्टेज पे आती है, सिट्टा बनाने पे आती है, कपास टिंडा बनाती है, गन्ने में उसकी पोरियां बननी शुरू हो जाती हैं, मकई पे और गंदम पे, चावल पे जब सिट्टा बनता है तो उस वक्त इन चीज़ों की ज़रूरत और बढ़ जाती है। और इसी स्टेज पे पौधे को फास्फोरस की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है, बल्कि बहुत ज़्यादा होती है। 100 में से 99, 1 कम 90, 89% फास्फोरस पौधे को फ्रूटिंग स्टेज पे शुरू होती है और पकने तक वो बढ़ती जाती है। अगर हम इस स्टेज पे फसल को नाइट्रोजन दे दें तो पौधे की फ्रूटिंग जो है वो देर से मुकम्मल होगी, दाना भी देर से मुकम्मल होगा और तना कमज़ोर तो पहले ही होता और भी कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन टालिंग इफ़ेक्ट पौधे को लंबाई के रुख बढ़ाती है। जितना तना लंबा ज़्यादा होगा उतना तना कमज़ोर हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और जितनी हाइट छोटी रहेगी उतना तना मोटा होता जाएगा। अगर हमने अपने फसल के तने को मोटा करना है और हमारी ख्वाहिश है कि उसका कद भी पूरा हो, हमारी ज़रूरत के मुताबिक हो, तो फिर जिंक सल्फेट, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम और बोरिक एसिड, ये सारे केमिकल्स ही पौधे के लिए ज़रूरी हो जाते हैं और इनकी ज़रूरत इस वक्त ज़्यादा होती है। और अगर मुझे मेरी फसल पे फंगस के हमले का डर हो तो फिर जितनी जिंक डाली है उतना कॉपर सल्फेट भी डालेंगे तो वो पौधा इम्यून हो जाएगा अगेंस्ट द फंगस, अगेंस्ट द इंसेक्ट। अभी हमने रहम्यार खां में एक ट्रायल किया। नौजवान पढ़ा लिखा है तो कुछ रकबे में उसने ये केमिकल दे दिए और कुछ में नहीं दिए। गन्ने का फील्ड है, दोनों
जगह पे पौधे का ग्रोथ रेट तो ठीक था, टिल्डन का बड़ा फर्क था, तने की मोटाई का बड़ा फर्क था, रंगत का भी फर्क था। पौधे ने पानी भी उसी तरह ज़्यादा मांगा जहाँ केमिकल नहीं दिए थे, और इंसेक्ट अटैक भी ज़्यादा हुआ जहाँ ये केमिकल्स नहीं दिए। और इससे भी मज़ेदार बात ये कि जहाँ हमने केमिकल दिए थे, अटैक तो वहाँ भी हुआ ब्लैक बग का, लेकिन वो क्लोरोपाइरिफास और फिप्रोनिलम ने फ्लड कर दी, दोनों जगह पे बराबर फ्लड की। जिन जगह पे हमने ये केमिकल ऐड किया था वहाँ वो ब्लैक बग कंट्रोल हो गया मुकम्मल 100%। 4 लीटर फी एकड़ क्लोरोपाइरिफास और 2 लीटर फिप्रोनिलम। और मोटी फसल करने की, मोटी फसल पे अगर खोरी जला दो तो ये ब्लैक बग एपिडेमिक फॉर्म में होता है, वबाई शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो जहाँ ये केमिकल हम नहीं डाले थे वहाँ वो इंसेक्ट कंट्रोल नहीं हुआ। फिर हमने उस पर लिफोरान 500 ml और उसके साथ 100 ml मिंट को अपना मेट क्या यार नहीं वो है दवाई, चलो मैं याद अब तो फिर बता देता हूँ आपको। वो स्प्रे भी किया सुबह वो जो गन्ने की शूट पे सेंट्रल शूट होती है ना, उस पे चिमटा होता है और उसका रस चूसता और शायद शिद्दत हो जाए ज़्यादा तो वो शूट सूख जाती है। गन्ने की वो दरमियानी शूट उस वक्त सूखती है जब उसको कीड़ी लगी हो, बोरर लगा हो, टॉप बोरर, वो अंदर घुस के जहाँ से वो उसका शुरू होती है ग्रोथ, वो पहली शूट के उसको खा जाता है, उसको खींचो तो बाहर निकल आता है। अगर खींचने से बाहर ना निकले तो इसका मतलब है और वो शूट सूखी हुई हो, तो मतलब है कि आपकी फसल पे ब्लैक बग का शदीद हमला है। और ये दिन जो है, ये अप्रैल मई जो है उसका टॉप सीज़न है उसके हमले का। और वैसे तो सारा साल ही रहता है, अगर वो कंट्रोल ना किया जाए तो इन 2 महीनों में शिद्दत इख्तियार का फसल ज़्यादा और हमला तो ऐसे लगे दूसरी जैसे इसको आग लगा दी, और वो भी पैचेस में होगी। जहाँ फसल के पौधे दूर दूर होंगे, कद छोटा होगा, वहाँ अटैक ज़्यादा होगा। इसका मतलब उन जगहों पे जिंक डेफिशिएंट है और मैग्नीशियम भी डेफिशिएंट है, पत्ते भी पुराने पीले होंगे और हुए थे। ये मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है, उसको भी अच्छी तरह देख ली, साथ ही तो मकई के फील्ड के साथ ही। उसके बाद मैं निकला तो एक जगह पे कपास बेड्स पे काश थी, डबल रो, दोनों बेड के दोनों साइडों कपास लगी हुई थी, और जो पानी लगा हुआ था पौधे के मुड़ से नीचे था। पौधे के मुड़ से नीचे पानी उस वक्त रखना है जब हमने बीज लगाना, ताकि बीज करंड ना हो जाए, उसका रेज चढ़े, सीपे चढ़े और बीज को नमी मिल जाए और वो उग जाए। जब पौधा उग जाए तो फिर पानी इतना लगाना है, वो जगह मैंने दिखाई है कि बेड ऊपर से सारा गीला नज़र आए, क्योंकि जो बेड के अंदर मिट्टी है वो ताकत और मिट्टी से जो हमने इकट्ठी करके बेड बना दिया, वो नरम भी है और पौधे की जड़ उस तरफ जाएगी जहाँ मिट्टी हो, ताकतवर भी हो और नरम भी हो। जो खाली वाला हिस्सा उस तरफ तो मिट्टी है ही नहीं, और अगर है तो वो सख्त है। इसलिए हमने बेड को गीला करने अंदर से, ताकि पौधे की जड़ जिस तरफ आ जाए उस तरफ से उसको पानी की कमी ना हो, गर्मी का असर कम से कम हो। अगर ये नहीं करते तो आपसे पौधा काबू नहीं आएगा, हर तीसरे चौथे दिन पानी लगाओ फिर भी पानी 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 मांगेगा। और पौधा लगाते वक्त अगर आप बेड के 3 हिस्से कर लें, दोनों तरह में बीज की तरफ इतनी जगह छोड़ें कि तीसरा हिस्सा बेड बने, और दोनों लाइनों के दरमियान में बेड का तीसरा हिस्सा खाली बच जाए। पानी बीज लगाने से पहले थोड़ा चढ़ा दें, और जहाँ उसकी सीपेज जाए वहाँ, जैसे पहले किनारे पर लगाते हैं वो थोड़ा किनारे से
एक चप्पा 4 उंगला कम अज कम, 5 हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, 4 उंगला कम अज कम किनारे, बेड के किनारे से आगे बीज लगे, तो फिर आपका पौधा आपसे पानी कम मांगेगा। जितना पानी कम लगाएंगे उतना जड़ी बूटी ज़ोर कम करेगी। दूसरी बात यह है कि अब हम उसको जड़ी बूटी से बचाना चाहते हैं। जो ट्रैक्टर के बार बार चलने से ज़मीन में सख्ती आ गई है, बेड पैन बन गया, हार्ड पैन बन गया है, उसको भी तोड़ना, तो उसके लिए हमने हल को बेड के ऊपर चलाना है, सिर्फ खाली में नहीं चलाना। खाली में चलाएंगे तो जो पानी खाद बने वो बेड के अंदर की तरफ नहीं जाएगा, वो नीचे की तरफ जाएगा और पौधे को नुकसान होगा। अगर बेड नरम हुआ, हल चलाएंगे थोड़ा सा वत्तर चढ़ने पे, तो उस बेड में क्रैक्स पड़ जाएंगे। जिस तरह हमने हल वो बना के आपको दिखाया है कि अगली रो में से, अगले हल के अगले 6 फालों में से 3 फाले उतार देने हैं, आगे भी 3 पीछे भी 3, और पिछला फाला जो है वो बिल्कुल सेंटर में चलता है 2 रोज के, तो अगला फाला बिल्कुल उसकी सीध में कर, यानी फाले तो 2 ही चलेंगे लेकिन सियाड़ एक बनेगा। तो थोड़ा सा वत्तर चढ़ा के चलाएं और ट्रैक्टर थोड़ा तेज़ रखे, और हल जितना गहरा आपकी गाड़ी खींचेगा उतना रहने, उतना चलाने से वो हार्ड पैन भी टूटेगा और बेड में क्रैक्स भी पड़ेंगे और वत्तर निकल आएगा, और जड़ी बूटियों को जो पौधा पानी मांगना छोड़ देगा। जड़ी बूटियों की जड़ें हिल भी जाएंगे, बल्कि उखड़ भी जाते हैं, उखड़ती हैं। हमने उसको गन्ने की जो शदीद वेट से उसको वैसे कंट्रोल किया है। तो ये हल आपने पिछले पैर शाम को चलाना है, ताकि जो वत्तर निकले वो सुबह तक इजी रहे और पौधा उसको एडजस्ट कर ले। सुबह चलाएंगे तो दोपहर की धूप उस वत्तर को फटाफट सुखा देगी, वो उससे बचाना है हमने। तो फिर जब भी पानी आइंदा आपने लगाना तो इसी तरह ही लगाना है। 2 स्टेजेस सबसे अहम है किसी भी फसल की। अब कपास का सीज़न है तो इब्तदा में वो आप ड्रम बनाएं, 1 बोरी जोरावर या DAP, आधा ड्रम पानी का 50 किलो तेज़ाब, और उसमें फिर डंडा मार के महलूल बना के फिर 1 थैला कॉपर सल्फेट 25 किलो, और फिर हल हो जाए तो फिर दूसरा शुरू, जिंक सल्फेट को भी ऐसे ही करना है। फिर वो उसको डंडा मार के हला के आहिस्ता सा डालें, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस एकड़ को आप गन्ना हो, मोटी फसल हो 2 एकड़ों को, तो कपास अगर आपका टारगेट ज़्यादा अच्छा और जेब सह जाती है तो 3 एकड़ों को, नहीं तो 4 एकड़ों में भी कर सकते हो। और फी एकड़ 6 थैले मैग्नीशियम क्लोराइड और 3 बोरी यूरिया एट ए टाइम फ्लड कर देनी है, या खड़े पानी में नक्का बंद करके केरा। इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है जो खड़े पानी में केरा करोगे। तो कुछ दोस्तों को ये फिक्र है कि ये मैं 3 बोरी यूरिया डालूंगा तो ये मेरी फसल पे मनफी असर डालेगी। अभी पौधा तो छोटा है, या अभी पौधा तो मैंने काश्त किया, अभी तो होगा ही नहीं। तो ये कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट और मैग्नीशियम और बोरिक, ये सारी चीज़ों के साथ मिलके यूरिया जो है बॉन्ड बना लेगा और वो ज़मीन में ज़ाय नहीं होगा, उड़ेगा नहीं। तो हो सकता है आपकी फसल पे 60 दिन तक उसका असर रहे, ज़ाय नहीं होगा और पौधे को डैमेज उस वक्त करेगा जब खुश्क हालत में आप उसको मुट्ठा भर के मोड़ दे रहे होगे। ये महलूल जब बनाया, पानी में महलूल बना तो वो फैल गया सारी ज़मीन में, आपके पौधे को कतन कोई नुकसान नहीं देता और ना दिए उसने। बेफिक्र हो के, बेतड़कों के ये आप इस्तेमाल। इसी तरह जब कपास पे फूल लगना शुरू, फूल नज़र आना शुरू हो जाए तो फिर ये कुलिया दोबारा आपने अडाप्ट करना है। अपना ड्रम वाला 1 ड्रम 4 एकड़ों को, 3 एकड़ों को, तो जितनी आपकी स्वाद है, जितने आपके जेब से जाए, तो ज़्यादा 4 से ज़्यादा आगे नहीं जाना। तो दोबारा मैग्नीशियम बेशक न डालें, यूरिया फिर ऐसे ही डालनी है यूरिया। तो इंशाल्लाह फसल आपकी किसी स्टेज पे भी रुकेगी नहीं। एक बात, जो फूल और डोडियाँ, छोटी छोटी डोडियाँ भी फूल बनने से पहले डोडी बनती है, वो फट जाती है, उसको हम अबार्शन कहते हैं। वो बोरिक एसिड की कमी है। वो अबार्शन है, कंपनियों वाले आपसे आएंगे, देखो जी सुंडी डंग मार गया, उसको बगैरत का डंग होता है नहीं, वो तो च्यूइंग चबा के खाने वाला कीड़ा, डंग नहीं होता उसका। फिर उसके बाद फूल बना और बोरान डेफिशिएंसी हुई
تو 5 پتیوں میں سے ایک پتی اوپر سے جلی ہوئی ہوگی اور چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ٹنڈا بنے گا۔ اگر ٹنڈا بنا تو وہ پورا گول نہیں ہوگا، ایسے ایک طرف سے وہ گول ایک طرف سے پچکا ہوا ہوگا۔ تو یہ بھی بوران کی کمی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو چھوٹا ٹنڈا گرتا ہے، آم کا پھل، کنوں کا پھل، یہ چھوٹا پھل بوران کی کمی کی وجہ سے گرتا ہے۔ اگر آپ نے یہ ٹائملی دے دیا سارا فارمولا تو انشاءاللہ چھوٹا پھل نہیں گرے گا۔ پھل جو اس کی شکل بھی نہیں بگڑے گی، بوران ڈیفیشنٹ ہو تو پھل کی شکل بھی بگڑ جاتی ہے۔ پھر جس سائڈ پہ پھل کے دھوپ پڑتی وہ پیلا ہوگا پھل کا، وہی باقی حصہ جو گرین ہوگا، یہ بھی بوران ڈیفیشنسی ہے۔ تو یہ کیمیکل اگر 2 دفعہ اس طرح باغ میں پھول آنے سے پہلے اور پھل بننے کے بعد اگر دے دیں تو یہ کمی بھی نہیں ہوگی، پھل کا کیڑا بھی نہیں ہوگا۔ آم پہ، کنوں پہ جو فروٹ فلائی آتی ہے، امرود پہ جو فروٹ فلائی آتی ہے، اسی کیمیکل فارمولے سے ہم نے کنٹرول کیا ہے۔ اس طرح کپاس کی جو گلابی سنڈی ہے بہت خطرناک کیڑا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا، جب اٹیک کرتا ہے، جب پھل کھلتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا اٹیک ہو گیا، اور جب اس کا اٹیک شروع ہو جائے تو پھر کسی پیسٹی سائڈ سے کنٹرول نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کیڑا چھپ کے بیٹھتا ہے۔ اس کی والدہ انڈا دے کے پھول کو اوپر سے جوڑ دیتی ہے، یا اس کے بعد ابھی ٹنڈا چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کے ساتھ پش لگاتی ہے، جیسے پونڈی ڈانگلی مارتی ہے، ایسے پنکچر کر کے سوراخ کر کے منڈا دے کے چلی جاتی ہے، اور وہ سنڈے سے جب سنڈے نکلتی ہے اندر سے بنالا کھا جاتی ہے، بنالا کھائے گا تو وہ سارا کچھ جل جانا۔ تو یہ گلابی سنڈی نہیں آئی جہاں ہم نے یہ ڈرم والا کلیا 2 دفعہ دیا ہے، بلکہ لشکری سنڈی آئی تھی، کوئی سپرے ہم نے نہیں کیا، اور وہ بغیر سپرے کے، کسی انسیکٹیسائڈ کا یوز کے بغیر بھوکی مر گئی، اور اس پہ کمپنی اور زراعت والوں کو تو وہ ادھر دوسری طرف آگ لگی، میرے خلاف پرچہ کرایا، 6.5 سال میں نے پرچہ فیس کیا، 25 سال قید، ساری جائیداد ضبط، اور میں پرچہ تو جیت گیا لیکن میرے نے دھواں نکال دیا لوگوں نے۔ تو اینی ہو، آپ کے لیے کمپلیٹ فارمولہ ہے، جو عمل کرے گا اس کو رزلٹ بہتر ملے گا، اور مزید آپ چاہتے ہیں کہ ہماری جو فصل ہے اس کا رزلٹ اور بہتر ہو، ٹنڈا موٹا ہو، وزنی ہو، تو یہی ڈرم والا کلیا جو ہے بنا کے رکھ لیں، پورا ڈرم بنا، وہ جب تک وہ پانی کچھ بھی نہ اس ڈرم کو کچھ نہیں ہوگا۔ جب آپ نے سپرے کرنی ہے ڈرم میں ڈنڈا مارو، 3 لیٹر اس میں سے نکالو، 100 لیٹر پانی ملاؤ، اس میں 3 کلو یوریا بھی ملاؤ، 3 لیٹر وہ محلول ڈرم والا، 3 کلو گرام یوریا، 100 لیٹر پانی محلول بناؤ، اور صبح سپرے کرنی ہے۔ بے شک 3 بجے 4 بجے وڈے ویڑے شروع ہو جاؤ، اور 8 بجے تک بند کر دینی ہے۔ میرے گروہ لال سانرا میں رہتا ہے، اس نے ضد کی کہ میں نے نائٹروفاس کا سپرے کرنی ہے کپاس پہ، تو مجھے کوئی طریقہ بتاؤ کہ میں وہ سپرے کر سکوں، میری فصل بھی نہ جلے۔ نائٹروفاس عام حالات میں دن کے وقت سپرے کرو تو جل جاتی ہے۔ پھر میں نے اس کو بتایا کہ آپ کی جو کپاس ہے وہ وتر حالت میں ہو، یہ سپرے جو ڈرم والا ہفتے میں 1 سپرے آپ نے کرنا ہے، اور اس وقت کرنا ہے جب آپ کی فصل کو پانی لگا اور وتر حالت میں ہو، جب سوکھا لگا پھر یہ سپرے نہیں کرنی، پھر یہ برننگ کر سکتی ہے۔ تو ہم نے ان کو 4 بجے سپرے شروع کیا نائٹروفاس کا، 5 کلو گرام فی 100 لیٹر پانی، کپاس نہیں جلے، بہترین رزلٹ آیا، 2-3-4 سپرے ہو گئے، دے آر کانفیڈنٹ۔ تو پھر ان کا کھوپڑا پھرا، تو انہوں نے جٹ ہیں رنداوے، تو انہوں نے کیا کیا، وہ سپرے سارا دن جاری رکھی۔ تو 4 بجے مجھے فون آ گیا، میری کپاس ہٹ گئی، میں نہیں سڑی، میں نے تو آپ کو پہلے ساری احتیاطیں بتا دی تھی، اور ٹائم فیکٹر بہت اہم ہے، ٹائم فیکٹر بہت اہم ہے۔ وہ جو سپرے ہے جب تک پودے کے پتے کے اندر نہیں جذب ہو جاتی اس وقت تک خطرناک ہے، اندر جذب ہوگی پھر وہ فائدہ مند ہے۔ تو یوریا جو ہے وہ اس کے پودے کے پتے کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ وہ سپرے آپ نے کیا ہے وہ پتا جلدی سے جذب کر لے، ایک فائدہ تو یہ ہوگا۔ کہ پتے میں چمک آئے گی، اگر پتے میں چمک نہیں ہے تو سمجھے آپ کی فصل پہ فوزیریم ولٹ کا اٹیک ہو گیا ہے۔
फोजीरियम विल्टिक फंगल डिजीज़ है। तो अगर आपने नीचे वो कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड इस्तेमाल किया हुआ है तो भी रिज़ल्ट बेहतरीन आएगा, और ये ऊपर स्प्रे करोगे तो उसका और सप्लीमेंट हो जाएगा। पत्ते की चमक बरकरार रहेगी इंशाल्लाह, पत्ते जलेंगे नहीं, पीले होके लाल नहीं होंगे, टिंडे गिरेंगे नहीं, पौधा रुकेगा नहीं, एंड तक चलेगा। हमारी फसल कपास जो है ना कुछ सालों से बिल्कुल डाउन जा रही, डाउन 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 जा रही, और ये कुलिया जो मैंने आपको अब तक सारा बयान किया है ये कपास को कामयाब करता है और की है उसने। और अगर अभी आपने कपास काश करनी हो तो फिर कोशिश करें कि कपास की लाइनों की सिम्बल जो है वो मशरक मगरब लेंदे चढ़ दे ये रखनी है। तो हर दो लाइनों का फासला 4.5 फुट रखना। पहले जो 2.5 फुट है, फिर 2 लाइनें 2 टायरों में ट्रैक्टर के जब हल चलाओगे ना तो 2 टायरों 2 लाइनें। अब अगर 4.5 फुट रखोगे तो फिर 1 लाइन आएगी, और आपका इतराज़ होगा यकीनन कि ये फासला बहुत ज़्यादा, पौधे बहुत कम हो जाएंगे। पौधे तो माहरीन ने 30,000 तो 40,000 50,000 तक भी कराए हैं, लोगों ने काश किए हैं, और फसल फिर भी डाउन 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 जा रही है। उसकी वजह यह है कि काटन जो है हॉट एंड ड्राई वेदर प्लांट है। जब तक पौधे की हर लाइन 2 लाइनों के शाखें आपस में फंसती नहीं है उस वक्त तक का कपास आपके कंट्रोल में रहती है। जब वो फंस जाती है तो फिर शाखों के नीचे ठंडी जगह और नमी वाली जगह ये फंगस को भी फेवर करती है और इंसेक्ट को भी फेवर करती है। एक बात रोशनी और हवा और वो जो हॉट एंड ड्राई वाला मसला है वो फसल को माहौल नहीं मिलता। माइक्रो एनवायरनमेंट विद इन द फील्ड जो एनवायरनमेंट है वो वेट एंड कूल हो जाती है, जो कीड़े को भी और इंसेक्ट को भी तो फेवर करती है, लेकिन इंसेक्ट को वो लेकिन पौधे को फेवर नहीं करती। हाँ, वो जो दवाई मेरा नाम भूल गया वो एमामेक्टिन है, 100 ml एमामेक्टिन, 100 ml पीछे बताते भूल गया था। लीफोरान 500 ml, तो ये 100 ml एमामेक्टिन गन्ने पे सुबह वो पहली शाख पे चढ़ा होता है और चूस रहा होता है। चोर को सन से पकड़ो तो फिर तो भाग ही नहीं सकता ना, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन ये ब्लैक बग जो है वैसे नॉर्मल जो हमारे माहरीन स्प्रे कंपनी है उसको नहीं मानता। उसने ना दानेदार जहर को माना है ना स्प्रे को माना है, उसने सिर्फ वो अपना क्लोरोपाइरिफॉस और अपना फिप्रोनिल दोनों को इकट्ठा फ्लड किया तो फिर वो माना है। मेरा ग्रोर है वो 35 साल से मेरा ग्रोर है वो, तो उसको 35 साल पहले मैंने गन्ने में डीजल डलवाया 5 लीटर फी एकड़ पानी भर के लगवा दिया, तो उसका जितना इंसेक्ट था वो कंट्रोल हो गया। अब तक वो उस पर पक्का और किसी पेस्टिसाइड वालों को फड़कने नहीं देता। तो अभी उसका गन्ना था CP 234, उस पर रेड राट आता है। तो फिर उसने मुझे कॉल किया कि ये मैं 65 एकड़ काश किया तो मैं क्या करूं। मैं फिर जाके ये ड्रम वाला पुलिया दे के आया, तो उस पर वो रेड राट नहीं आया, विप्लेस स्मट नहीं आया, पत्ते नहीं जले, एंड तक पत्ते उसके ग्रीन रहे, और जो पोगे थे छोटे नन्हे पौधे थे वो भी गन्ने बन गए। तो ज़ाहिर पैदावार तो उससे बढ़नी है। फिर मैंने ना उससे पूछा कि पैदावार क्या है या ना उसने मुझे बताया। तो वमा अलैना इल्लल बलाग। मज़ीद कोई रहनुमाई चाहें आप डिस्कस करना चाहें तो मेरा नंबर है 0333 62 466 यू का, और जैद का 0303 769 769 2 बारी 769 769 वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसान साथियों, हम इस वक्त 5715L तहसील मियाँ चन्नो ज़िला खानेवाल। असलाम साहब हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, रब्ता किया, इनकी फसल का मुआयना करने आया हूँ। ये आप देख सकते हैं ये मकई की फसल है, इसकी हाइट एक जैसी नहीं है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है पौधा। तो ये पौधा यूँ समझे कि जिंक डेफिशिएंट है, इसको जिंक पूरे एकड़ में एक जैसा उसका कमी के अलामात नहीं होती, वो कहीं छोटा होगा कहीं बड़ा होगा। एक
दूसरा इनका प्रॉब्लम है, ये आप देख सकते हैं, ये पत्ता जो मेरे हाथ में है ये किनारों से पीला होके जल रहा है, ये वाला, ये नोक जली हुई। बुक्स में तो लिखा है कि ये पोटाश डेफिशिएंसी हो, तो पोटाश को हमारे माहिरीन बहुत तवज्जो दे रहे हैं। तो लेकिन जब मैंने इसका अपने लेवल पे अपनी ज़मीनों में इन पौधों का मुआयना किया, फिर इन अलामात की बुनियाद पे इनका इलाज किया, तो मैं ये समझा, मुझे यकीन हो गया कि ये जो अलामत है ये अल्कलाइन ज़मीन में पोटाश की कमी नहीं है। जो हमें वेस्टर्न पीपल ने जो कुछ अब तक पहुंचाया है, किताबों में लिखे हैं, वो उन्होंने एसिडिक साइल में स्टडी करके फिर हमें बताया कि ये पोटाश की कमी है। ये अब देख रहे हैं, ये पत्ता जो है ये ऊपर से जला हुआ है, ये जला हुआ है, ये निचले पत्ते पहले जलेंगे, तो ये मैग्नीशियम की कमी की अलामत है। मैग्नीशियम पौधे के जिस्म का जो मॉइस्चर लेवल है उसको कंट्रोल करता है, पत्तों से बुखारात बन के जो पानी उड़ता है उसको रोकता है उड़ने से। अगर ज़्यादा पानी है और ज़रूरत थोड़ी है तो फिर वो उसको जल्दी उड़ाता है। दूसरे ये देखें, पत्ते की जो रगें हैं वो सारी हैं और रगों के दरमियान वाला एरिया जो है वो पीला है, ये नज़र आ रहा है, साफ नज़र आ रहा है। तो ये भी मैग्नीशियम की कमी की अलामत है। तो जबकि हमारे माहिरीन मैग्नीशियम को माइक्रो न्यूट्रेंट अज़ाए सगीरा कंसिडर कर रहे हैं, जबकि ये अज़ाए कबीरा है। तो पौधा जो ज़मीन से ग़िज़ा इस्तेमाल करता है उसको पौधे के जिस्म में पहुंचाना ज़मीन से लेके, इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ये मैग्नीशियम की जो है अलामत है, ड्यूटी है। तो फास्फोरस के मुकाबले में मैग्नीशियम को, जो मैंने टिश्यू एनालिसिस देखा है वो है वेस्टर्न पीपल का, ये आप देख सकते हैं। देखिए फसल कहीं छोटी है कहीं बड़ी है, और अक्सर पौधों के जो निचले वाले पत्ते हैं वो जले हुए हैं। ये मैग्नीशियम की कमी की अलामत भी है और जिंक की भी है। अगर सिर्फ पौधा छोटा हो, उसका जो है ना ग्रोथ रुका हुआ, फिर तो जिंक की कमी है। अगर उसके साथ साथ निचले पत्ते भी पीले हो के जल रहे हैं तो फिर ये मैग्नीशियम और जिंक दोनों की इकट्ठी कमी की अलामत है। और ख़ासकर ये जिन दिनों में कोहरा पड़ता है और जिन दिनों में लू चलती है, जैसे अभी यह मौसम बहुत सख्त हो चुका है और दिन ब दिन और सख्त होता जाएगा, और मई और जून तो हॉटेस्ट मंथ हैं हमारे पाकिस्तान में वैसे ही, तो फिर ये पौधा बराबर और ज़्यादा तंगी महसूस करेगा। और नौजवान अरसलान साहब ने बताया कि मैं हफ्ते में 2 पानी दे रहा हूँ, तो तब भी ये पौधा पानी की कमी महसूस कर रहा है और गर्मी का असर ज़्यादा शदीद इस पे हो रहा है। तो ये अगर जिंक और मैग्नीशियम दोनों पूरे ना हुए तो ये अलामत और शिद्दत इख्तियार करेंगी, कम नहीं हो सकती। ये देखिए इसी वही एकड़ है, वही रकबा है, और देखिए इसमें और ज़्यादा कमी होगी। और ये मैग्नीशियम की भी और जिंक की भी कमी की अलामत यही हैं कि पौधे का ग्रोथ रेट यकसा नहीं होगा, कहीं पौधा बड़ा होगा कहीं छोटा होगा। और अगर निचले पत्ते भी जल रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि मैग्नीशियम की कमी यकीनी बात है। ये देखिए यहाँ पौधों का रंग और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया और ये निचले पत्ते ज़्यादा जले हुए, ये फिर पैच अच्छा आ गया। तो ये अलामत है मैग्नीशियम और जिंक दोनों की कमी की, कि निचले पत्ते भी जल रहे हैं और ग्रोथ भी छोटी है और पूरे फील्ड में क्रॉप का हाइट अनइवन है, यकसानी बराबर नहीं है, छोटा बड़ा है। तो इन 2 केमिकल्स की कमी के साथ अगर ये जवान कोशिश करेगा चलाने की फसल को, तो फसल चलाना मुश्किल हो जाएगी। और अगर साथ ये बोरान डेफिशिएंट भी हो तो बोरान भी पौधे को
गर्मी और सर्दी के मनफी असरात से बचाता है। तो फिर ये पौधा और ज़्यादा गर्मी की शिद्दत को महसूस करेगा और उसी हिसाब से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अब ये देख रहे हैं, दूर से नज़र आ रहे हैं कि ये पत्तों की नोकें जली हुई हैं, कहीं पर फसल का रंग, हाँ मैग्नीशियम या क्लोरोफिल का भी लाजमी हिस्सा है और वहाँ फसल का रंग भी हल्का होगा। ये देख सकते हैं, बाकी फील्ड सारा आ रहा है और जहाँ इसकी ज़्यादा शदीद कमी है तो वहाँ पौधों का जो रंग है वो भी हल्का है, क्योंकि वहाँ क्लोरोफिल पौधे में थोड़ा है, जितना चाहिए होना चाहिए वो नहीं है। तो अपनी फसलों को इसी हिसाब से जज करें और उसी हिसाब से उनकी खिदमत करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरीन नताइज से नवाजेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, ये गन्ने की मोटी फसल है, इसमें हल चल चुका है, जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं पूरी वीडियो में कि गन्ने की कुछ पौधे सेहतमंद लग रहे हैं, कुछ बीमार हैं और उनके जो टॉप शूट है, जो पहला शगुफा सेंटर वाला जो होता है वो सूखा हुआ है। ये है, इसको हम कहेंगे, अगर तो ये आराम से खींच जाइए, देखें ये नहीं खींच रहा है, ये टूट गया ऊपर से, तो ये बोरर नहीं है। हमारे किसान हमारे समझते इसको बोरर, कीड़ी है, गन्ने की कीड़ी, ये बोरर नहीं है। अगर वो आराम से खींच जाए तो फिर वो वाकई कीड़ी है, फिर वो बोरर है। गन्ने पे 4 किस्म का बोरर लगता है, रूट बोरर, स्टेम बोरर, शूट बोरर एंड गुरदासपुर बोरर। इस महीने में मोटी फसल पे गन्ने का जो सबसे ज़्यादा अटैक करने वाला कीड़ा है उसको हम कहते हैं ब्लैक बग। ये इब्तदा में इस पे रंग बिरंगे खूबसूरत से और आगे असला, ये आप देख सकते हैं, ये कीड़ा है, देखो ये जिंदा है ना, ठहरो इसकी क्लोज ले, हाँ ये देख सकते हैं, ये स्पॉटेड सा छोटा सा कीड़ा। पहले इसका रंग हल्का है, इससे भी हल्का है, तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है उम्र इसकी वजह रंग इसका काला होता जाता है। और ये है सकिंग पेस्ट। तो हमारे जो किसान भाई और हमारे जो माहिरीन ज़राअत वो इस चीज़ को इतनी अहमियत नहीं देते। अभी हम थोड़ा सा लेट हो गए, नहीं तो इसको ये सुबह के वक्त इस पौधे के ये जो शगुफ है इसकी जान निकालता है, इसका खून चूसता है। तो ये उसके खून चूसने की वजह से, हाँ ये देखें, हाँ ये है बोरर, ये आराम से खिंचा, तो ये भी बोरर है, ये भी बोरर, ये वो मैं जो दिखाया था ना वो है ब्लैक बग। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्लैक बग का खाया हुआ है अपना, उसका बोरर का, और ये देखें ये ब्लैक बग का है। तो इसका बेहतरीन हाल ये है कि इसको जितना आपने पानी देना है वो पानी, ये वट जो है ये ऊपर तक गीली हो जाए। दूसरा ये है कि इसको अगर वो कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, बोरिक एसिड वाला कुलिया दे दो तो इस पौधे में रेजिस्टेंस आ जाएगी अगेंस्ट द वेदर, अगेंस्ट द इंसेक्ट एंड अगेंस्ट द फंगस भी आ जाएगी। दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि अब बेहतर है इस गन्ने को ज़मीन के बराबर से यहाँ से रख के कपा फेर दिया, इसको काट लिया जाए, बतौर चारा इस्तेमाल कर लिया जाए। जहाँ गन्ने का एक पौधा कटता है या मरता है या टूटता है तो वहाँ 10 पौधे और उग सकते हैं। तीसरा हाल ये है कि जब आप पानी देंगे इसको काट कर, तो फिर आप इसमें क्लोरोपाइरीफास 4 लीटर और फिप्रोनिल 2 लीटर वो भी साथ फ्लड कर दें, तो गन्ना काटने तक
कोई कीड़ा आपकी फसल पे हमलावर नहीं होगा, ना घोड़ा मक्खी, ना ये बोरर, ना ब्लैक बग, सारा कंट्रोल हो जाएगा। और साथ अगर ये फ्लड करते हैं कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, बोरिक, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो वो साथ पौधे को उतनी ज़्यादा ग्रोथ भी देगा। ये जितने पौधे आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनके काटने से इन पौधों की तादाद 10 गुना ज़्यादा हो सकती है, मुमकिन है, अगर आप इसको प्रॉपर खुराक दोगे। तो जो आपने इसमें हल चलाना है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक हल इधर से चलेगा, एक इधर चलेगा और एक सेंटर में चलेगा। ये सेंटर में चलेगा वो तो बिल्कुल ठीक है। जो ये चलेगा, ये आप देख सकते हैं, ये कटी हुई जड़ें गन्ने की, जो एक साल इसने गन्ने की जड़ें फैलाई थी वो कट जाती है, तो इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। हमारा दांत दुखता हो, टूटा नहीं है, निकला नहीं है, हम पानी भी सही नहीं पी सकते, तो ये बेचारा कैसे खाएगा। तो हमने क्या किया है कि जो रिजर है उसमें 3 फाले 2 लाइनों में, हमने अगली लाइन में 6 फाले होते, एक उतार दिया, एक रह गया, एक आगे और एक पीछे। तो ट्रैक्टर को थोड़ा सा वत्तर चढ़ा के चलाते हैं, गाड़ी को दौड़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि हल ज़्यादा से ज़्यादा गहरा लगे। उससे 2-3 फायदे, एक फ़ायदा ये जड़ें नहीं कटेंगी, दूसरा फ़ायदा कि वो 3 फाले वाला जो रिजर है वो गहरा नहीं जा सकता, ये 2 वाला गहरा जा सकता है, और जो ट्रैक्टर से लताड़ हुई है उसको ख़त्म कर सकता है, और जो वत्तर है उसका वो उड़ने से रुक जाएगा। और ये तेज़ चलाने से, गहरा चलाने से ज़मीन में क्रैक्स पड़ेंगे, तो फिर जल्दी आपका पौधा पानी नहीं मांगेगा और वो पानी महफूज होगा और पौधा बेहतर चलेगा, गर्मी का मुकाबला बेहतर करेगा। तो गन्ने के वाले जो काश्तकार हैं, ख़ास कर उनके लिए ज़रूरी है कि एक तो आप रिजर उसका एडजस्ट करें, कोशिश करें जो आपका मोटी फसल उसमें तो हल चलाए नहीं। अगर ज़रूर चलाना, जैसे मुर्गी का अंडा देने वाली हालत होती है कि मैं चलाए बगैर नहीं रह सकता, तो फिर वो उसके अगले 6 फालों में से 3 उतारो, 3 पिछले वाले की सेध में करके फिर चलाओ, ट्रैक्टर तेज़ चलाओ, हल गहरा लगाओ, तो फिर ये जड़ी बूटी भी खुश्क हो जाएगी और आपका जो पौधा वो बेहतर चलेगा और जल्दी पानी भी नहीं मांगेगा। और अगर आपने वो क्लोरोपाइरिफॉस फिप्रोनिल दे दी तो फिर काटने तक को कीड़ा नहीं लगेगा, और वो केमिकल आपने दे दिए तो फिर ये एक पौधे में अगर 5, 7, 10 पौधे हैं तो उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा पौधे भी बनाएगा। गन्ना मोटा होगा और आप 6 से 8 थैले 10 थैले मैग्नीशियम एक करके फ्लड करते हैं 3 बोरी यूरिया के साथ, तो फिर गन्ना आपका मैक्सिमम वज़न भी करेगा। इस खेत से 2000 गन्ना भी इजीली हो सकता है अगर आप इन हदायत पे अमल करें तो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, मैं अभी इसी फील्ड में, इसी गांव में मौजूद हुई। एक और अननोन फील्ड है, तो मैं इसमें जो चंद एक कमियां हैं वो आप तक गुज़ार करना चाहूँगा। एक तो ये आप देख रहे हैं कि ये किनारा जो है इतना ये ब्लैकिश हो रहा है, ये इस हिस्से का यहाँ तक जो नमक है ये पानी यहाँ से इधर को ट्रैवल करेगा और इस जगह से मैक्सिमम एवापोरेशन करेगा। वो सार जो इसमें मौजूद थे वो ये साथ लेता आएगा, खुद तो बुखारत बन कर उड़ जाएगा ये, लेकिन नमकियात नहीं उड़ सकते। वो नमकियात इधर छोड़ेगा, जब ये जमा होगा तो ये इस मिट्टी का रंग तब्दील हो जाएगा। तो एक तो ये फॉल्ट है। दूसरा फॉल्ट ये है, ये देखिए ये पौधा लगा हुआ है, इस पौधे को बुनियादी तौर पे यहाँ लगना चाहिए था। बेहतर है इसकी एक ही लाइन दरमियान में सेंटर में होती और दोनों तरफ का पानी इतना लगता कि ये बेड अंदर से गीला हो जाता। अब इस पौधे की सारी जड़ इधर को फैलेगी, इधर पानी नहीं होगा, तो ये पौधा गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर रहा, आपसे जल्दी से जल्दी ज़्यादा पानी मांगेगा। और इस तरफ चूँकि इसकी मिट्टी थोड़ी है और वो है भी सख्त, तो उस तरह इसकी जड़ नहीं फैलेगी। तो अगर मेरा अपने मुंह के पीछे को खाद या पानी या ग़िज़ा रख दी जाए तो फिर मैं उसको इस्तेमाल इसी तरह। ये पौधा ये देखिए, ये इतना पानी लगना चाहिए कि ये आपका सारा वट गीला हो जाए, इधर से दोनों के इकट्ठा। तो ऐसे करेंगे इसमें जड़ी बूटियाँ ज़्यादा होंगी, तो आप जो आपका कॉटन रिजर है उसकी अगली रो के 6 फालों में से 3 उतार दें और पिछली वाले भी 3, वो बिल्कुल इधर चलाएं, सेंटर में 2 फाले ऐसे चलेंगे।
اس کو آپ گہرا بھی چلا سکتے ہو، ٹریکٹر بھی دوڑا سکتے ہو. جتنا گہرا چلاؤ گے اتنا ٹریکٹر دوڑاؤ گے. تھوڑا سا وتر چڑھا کے دوڑانا ہے اور خالی میں وہ نہیں چلانا. تو زمین کا وتر محفوظ رہے گا، پودا بھی بہتر چلے گا اور جڑی بوٹیاں بھی کنٹرول ہو جائیں گی انشاءاللہ. السلام علیکم.